सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मार्केट में आप सभी का स्वागत है। और आपका स्वागत है आज के इस नए सीरीज ऑफ वीडियो में जिसका हम कहते हैं आईपीओ एनालिसिस। तो आज के दिन हम एनालिसिस करने वाले हैं लेंसकार्ट के आईपीओ का। तो बहुत ही अच्छा खासा एक रिसेंट में ट्रेंडिंग उभरता हुआ जो ये ब्रांड है लेंसकार्ट, आईवेयर ब्रांड है, गॉगल्स और चश्मों में डील करता है। ये ब्रांड अभी उभर के आ रहा है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो देखते इसका एनालिसिस करते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आईपीओ कैसा होने वाला है, या हम इस पे कौन से व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले देख के लेते हैं इस आईपीओ की टाइमलाइन। तो आईपीओ ओपन होने वाला है आज से, यानी 31 अक्टूबर 2025 से आज से ओपन होने वाला है 31 को, और क्लोज होने वाला है 4 नवंबर को, यानी आज से 3 दिन बाद। सो उसकी टेंटेटिव अलॉटमेंट का डेट है 6 नवंबर। इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर होने वाला है 7 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग होने वाली है 10 नवंबर को, ये लिस्टिंग होने वाली है। और उसका कट ऑफ मैंडेट टाइम जो है लास्ट कंफर्मेशन का वो है 5 बजे 4 नवंबर को। सो अभी मैं थोड़ा आईपीओ के अगर डिटेल्स अगर ये करूँ तो एक बुक बिल्डिंग टाइप का आईपीओ है जिसमें फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की है। 37 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। और इसमें जो प्राइस बैंड इशू किया है वो क्या है, 382 से लेकर ₹402 तक। मतलब अगर आपको आईपीओ के चांसेस चाहिए और मतलब लगे चाहिए आपको कि ये आईपीओ लोगे, तो आपको बस कट ऑफ प्राइस पे यानी 402 पे आपको जो अप्लाई करना है। टोटल इशू जो हो रहा है वो 18,10,45,000 मतलब 18,10,45,160 शेयर्स का जो टोटल इशू होने वाला है। और इसमें जो फ्रेश इशू जो है वो होने वाला है 5,34,82,587 शेयर्स का। मतलब जो बचे कुछ है, जो 13 करोड़ शेयर्स है वो जो है पहले से इशू थे वो सेल होने वाले हैं। इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है ₹19 का। अगर आप लेंसकार्ट के स्टोर में या किधर काम करते हो, आपके पास उनकी आईडी देगी तो आपको ₹19 का डिस्काउंट जो है यहाँ पे मिल सकता है, मिलने वाला है आपको। उसके बाद लिस्टिंग होने वाली है एनएससी पे और बीएसई पे, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अगर हम बात कर ले लेंसकार्ट के जो अगर एप्लीकेशन टाइप की, एज यूजुअल है रिटेल में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 आईपीओ एप्लीकेशन डाल सकते हो। स्मॉल एचएनआई में आप मिनिमम 14 और मतलब 14 और मैक्सिमम 67 एप्लीकेशन डाल सकते हो। और बिग एचएनआई में आप 68 या 68 के आगे आप डाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो यहाँ पे अभी प्रमोटर्स होल्डिंग जो आईपीओ के पहले है वो है 19.85 की, और उसके बाद पोस्ट होल्डिंग होने वाली है 17.52 की, यानी ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होने वाली है प्रमोटर्स की। उसके बाद अभी लेट्स टॉक अबाउट, जान लेते हैं लेंसकार्ट के बारे में। सो लेंसकार्ट एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। ये एक टेक्नोलॉजी फोकस आईवेयर कंपनी है जो कि फोकस करती है डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रांडिंग में और रिटेल प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस में, सन ग्लासेस में और कॉन्टैक्ट लेंस, मतलब जो आंखों रिलेटेड जो चीज़ें ये उनमें जो है डील करती है कंपनी। उसके बाद उनका अगर मैं ये जान लूँ मतलब थोड़ा एक प्रोडक्ट यूजर्स का जो पोर्टफोलियो रहेगा वो हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। और प्राइस सेगमेंट भी इनका अलग अलग है। लाइक अफोर्डेबल वालों के लिए अफोर्डेबल सेगमेंट है, जिनको कम बजट है मिडिल क्लास वालों के लिए, और अगर ऊपर वाले कुछ एक्सपेंसिव प्रीमियम सेगमेंट है उनके लिए अलग इनका जो प्रोडक्ट रेंज जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अभी के लिए 2025 31 मार्च तक कंपनी के टोटल 2723 यानी 2723 स्टोर्स ग्लोबली एक्टिव थे, और 2000 स्टोर्स तो इंडिया में ही चल रहे हैं, और 656 स्टोर्स जो है वो आउट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और उनमें से 1700 मतलब 1757 ओन्ड है और 310 फ्रेंचाइज स्टोर है इंडिया में। इसमें आप हर एक तरह का लाइक आई टेस्टिंग भी अपने आप यहाँ पे वो देते हैं, और बाकी के इनको सर्विसेज जो है जापान और थाईलैंड में भी ये इनका चालू है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है सेंट्रलाइज है भिवड़ी एंड गुड़गांव में यहाँ पे दिखाया, सपोर्टेड बाय रीजनल फैसिलिटीज इन सिंगापुर एंड यूएई। दिस सेटअप enables next day delivery in 40 Indian cities and 3-day delivery in 69 cities for single vision prescription eyewear। मतलब कि मैक्स टू मैक्स इनका जो डिलीवरी टाइम है वो 2 से 3 दिनों का, उससे ऊपर नहीं है। उसके बाद का इन्होंने यहाँ पे इनके की स्ट्रेंथ जो है कंपनी के वो दिखाए, लाइक सेंट्रलाइज सप्लाई चेन है और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब खुद सब मैन्युफैक्चर करके बना रहे हैं। इन हाउस फ्रेम एंड लेंस इंजीनियरिंग, जो इनके लेंसेज जो है और फ्रेम जो है मोस्ट ऑफ केस यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अपने यहाँ पे जो लोकल दुकान वाले रहते हैं वो टेस्टिंग करने के बाद लेंसेज किसी और से बनवा के लेते हैं और फ्रेम किसी और से बनवा के लेते हैं, फिर वो ज्वाइन करके आपको बेचते हैं उनके ब्रांडिंग नेम से। तो लेंसकार्ट ऐसे कुछ सच चीज़ें कर नहीं रहा, इनका खुद का इन हाउस
मतलब खुद का प्रोडक्शन है और खुद का ही लेंसेज का जो है मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग वो सब उनका खुद का है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कस्टमर अप्रोच यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। लाइक बहुत से ब्रांड रहते हैं, B2B एक ब्रांड रहता है, B2C एक रहता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैं एक दुकानदार हूँ, मैं खरीदूंगा किसी दुकानदार से, वो मेरे को बेचेगा, फिर मैं कस्टमर को बेचूंगा, ये हो गया B2B। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट किया रादर देन डायरेक्टली सप्लाइंग टू सेलर्स। तो वो कस्टमर को टारगेट करते हैं, इनकी वजह से इनका जो रेवेन्यू जो बीच में जो कमीशन के दौर पे जाता है बिजनेसेस को, वो यहाँ पे उनका जो है बच जाता है और वो उनके प्रॉफिट में आ जाता है। कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट डिजाइन, जो डिजाइन जो है वो रियल लाइफ यूटिस के मतलब कंफर्ट बेसिस पे इनका डिजाइन जो है यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है। ओन आईवेयर ब्रांड पोर्टफोलियो, इनका खुद का ब्रांड का एक पोर्टफोलियो जहाँ पे ये हर एक वैरायटी में जो शेड्स जो है आईवेयर जो भी रहेगा वो अपना खुद का ओन पोर्टफोलियो है। टेक्नोलॉजी लेड ऑपरेशन है, मतलब इनके ज़्यादातर टास्क जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, मतलब मैन पावर कम और टेक्नोलॉजी ज़्यादा, ऐसे इस पर ये फोकस करके जो इन्होंने जो अपना काम है वो चलाया है। उसके बाद अगर हम देखें मल्टी ईयर रेवेन्यू और EBITDA ग्रोथ, मतलब कि इनका जो रेवेन्यू है वो हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहा है। तो अगर हम अभी रेवेन्यू की बात आ गई तो फाइनेंशियल्स पे भी फोकस करते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे इनका रेवेन्यू दिखा है 2023 से लेकर अभी तक 25 तक, और जो पहले के 2 साल थे कंपनी के 23 और 24, इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो माइनस पे था, मतलब कुछ प्रॉफिट मिला नहीं था उनको उस टाइम पे। इसकी वजह से उनका रेवेन्यू जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हटने के बाद वो माइनस में कितना 63 करोड़, उसके बाद 10 करोड़ में। और उसके बाद कंपनी ने 2025 में एक बहुत अच्छी जो ग्रोथ है, माइनस का जो रेवेन्यू था वो डायरेक्टली प्लस में लेके जा चुके हैं यहाँ पे, और EBITDA भी उनका अच्छा खासा ग्रो है। 259 का EBITDA था और अभी वो जाके पहुंच चुका है 971 पे EBITDA। नेटवर्थ कंपनी ने बहुत सही तरीके से ग्रो की है, 544.48 से लेकर मतलब 5444 से लेकर अभी जो उनका करंट नेटवर्थ है वो है 6108, और अभी एक 2-3 महीने का जो अगर मैं शोकेस करूँ तो वो है 6176 का। कंपनी के रिजर्व्स भी अगर हम देखें तो रिजर्व्स में भी अच्छी खासी एक जो ग्रोथ है इनकी ईयर ऑन ईयर वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और सबसे मेन चीज़ कंपनी की बोरिंग, बहुत सही बोरिंग है, बोरिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं कंपेयर करूँ 2023 की तो इनकी बोरिंग थी 917 करोड़, वो आज रिड्यूस होकर आ चुके हैं 335 करोड़ तक। इनका जो बोरिंग यानी कर्ज है वो रिड्यूस हो चुका है। अगर मैं बात करूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, ROC वेल एंड गुड है, 13.84 का ROC है। उसके बाद EBITDA मार्जिन भी अच्छा है, बुक वैल्यू 11.3 है, कैपिटलाइजेशन छोड़ दो। EPS यहाँ पे थोड़ा एक निराशाजनक है क्योंकि EPS इसका बहुत कम है, 1.41 EPS है। जनरली अगर एक गुड स्टॉक आपको चाहिए तो मिनिमम EPS आपको 10 के एक क्राइटेरिया होता है, और स्टॉक का जो P है यहाँ पे वो है 284, मतलब बहुत ही ओवर प्राइस है ये स्टॉक उस हिसाब से अगर हम देखे जाए। अभी तक हमने अभी जो बात की फाइनेंशियल्स देखे हमने, बाकी सब जो अभी लेंसकार्ट एक रेनाउंड ब्रांड है, अभी हर एक बहुत सारे टाउन में या हर एक सिटीज़ में इनके अच्छे खासे रेनाउंड स्टोर्स है। और इनके जो ओनर जो है जो कंपनी के जो मेन थे पीयूष बंसल, उनका भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है, हम सब जानते हैं। तो कंपनी पे ऑब्वियस सी बात है, कंपनी भी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है टूवर्ड्स सेटअप ऑफ न्यू कोको स्टोर्स इन इंडिया, मतलब जो है जो स्टोर्स जो है उनको नए नए खुलने उसके लिए उनको कैपिटल चाहिए। उसके लिए एक्सपेंडिचर फॉर लीज रेंट एग्रीमेंट एंड रिलेटेड पेमेंट्स फॉर स्टोर्स, मतलब वही दुकान उनको मतलब ग्रोथ की एक्सपांडिंग के लिए उनको चाहिए। इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक सबसे बढ़िया बात है आजकल के ब्रांड में, जो कि टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना। बिजनेस जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगा उतना ज़्यादा स्केलेबिलिटी उसमें ईजी होगी। देखो अगर स्मॉल केस बिजनेस है, ह्यूमन सेंट्रिक बिजनेस है, तो स्केल कर पाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जांपल डेयरी बिजनेस अगर हम देखें, डेयरी बिजनेस जो है एनिमल ओरिएंटेड और स्किल लोगों के ओरिएंटेड था पहले, अभी उसमें मशीनरी आ गई। मतलब जो पहले काम जो दूध निकालने का था वो पहले आता था कि 2-2 घंटे होता था, अभी वो आधे घंटे में पूरा फार्म का जो है आधे घंटे में हो जा रहा है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो टाइम कंजम्पशन था वो बहुत कम हो चुका है। उसके बाद इनका जो चौथा ऑब्जेक्टिव है ब्रांड मार्केटिंग है, प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर एनहांसिंग ब्रांड अवेयरनेस, बहुत सही इनका मतलब जो अगर मैं देखूं इनका तो ये बहुत सही जो है इनका ऑब्जेक्टिव है। हर एक एंगल से इनका ग्रोथ जो उन्हें दिखाई है कि ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है।
ना कि हमने जो पहला आईपीओ किया था स्टर्स का, उनको बस लिस्टिंग गेन्स चाहिए थे, उसके अगेंस्ट इनको जो है अच्छे खासे इनके पास ऑब्जेक्टिव्स है। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है यूनिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब उनका पर्सनल काम है, उनको मैं अपने को ये नहीं, पर उनके जो 4 ऑब्जेक्टिव है पहले वाले वो बहुत ही सही तरीके से उन्होंने एक बोलते हैं ना हमने अच्छे खासा उनका जो है अवेयरनेस उनके ब्रांड के प्रति और लोगों के बीच में उनका ब्रांड एक्सपांड करने के लिए उनका ये जो गोल है। अगर हम बात करते हैं अभी जीएमपी के मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ है लिस्टिंग की तो अगर हम देखें जीएमपी मतलब आईपीओ आया था यहाँ पे 26 अक्टूबर को, और अभी तक जो इनका जीएमपी जो है फ्लक्चुएट होते होते 108 तक गया था। 108 से मतलब ऑलमोस्ट 26% से वो नीचे आके आ गया अभी 17.16% तक। आज आईपीओ ओपन है और आज के दिन जीएमपी फ्लोट कर रहा है 69 रुपीज़ पे, जो कि है 17.16% पे, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने दिखाया है 2553 का। तो अगर मैं बोलूँ स्टर्स के आईपीओ में और इस आईपीओ में अगर हम कंपेयर करें तो स्टर्स के आईपीओ से ये आईपीओ एक आपको अच्छा एक इमेज प्रोवाइड कर, एक व्यू प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ का रादर देन स्टर्स। और अगर वही शॉर्ट एनालिसिस हम देखें कंपनी के स्ट्रेंथ अच्छे, अगर मैं एक आपको एकदम इजी भाषा में बोलूँ तो देखो कंपनी का जो अभी करंट जो ये है स्ट्रेंथ वो है यूथ। अभी हर एक यूथ जो है हमारा इंडिया का अभी वो डिजिटलाइज हो गया, हर एक के फ़ोन में इंस्टाग्राम है, वो सब है। तो एक ब्रांड अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू वो फैलाना उनके लिए बहुत ईजी हो सकता है। और हाँ, आईवेयर के प्रॉब्लम्स इंडिया में मोस्ट कॉमन हो चुके हैं अभी अगर हम अपने आजू बाजू में भी देखें सराउंडिंग्स में तो 10 में से आराम से 3 से 4 लोगों को चश्मे हैं, उनमें से पहन तो एक ही रहा है और बाकी के 3 लोग ऐसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर में कहाँ ना कहाँ लोगों में अवेयरनेस अगर जो आई केयर का जो अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इनकी ब्रांड जो है पोटेंशियल जो है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है। उसके बाद अगर हम वीकनेस पे अगर फोकस करें तो वीकनेस पे मुझे तो ऐसा कुछ ये नहीं लगता जनरल पर। अगर हम चैट जीपीटी की माने तो कम मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट, मतलब जो इनका प्रॉफिट है अदर इनकम का जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है वो ज़्यादा है रादर देन इनका खुद का। उसके बाद हेवी एक्सपांशन एंड एग्जीक्यूशन रिस्क जो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, जो स्लो नेटवर्क तो जो रहता है कंपनी का ग्रो होने का, उससे अच्छा ये कि अगर स्टोर नेटवर्क पे जा रहे हैं तो जिस हिसाब से ये बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाया तो ये बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन सप्लाई चेन चाइना, मतलब इनका बहुत सा जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रॉ मटेरियल्स का वो चाइना से आता है। तो अगर कल को कुछ रेगुलेशंस आ गई इंडिया के तरफ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी के अच्छा खासा जो वीकनेस है यहाँ पे वो हो सकती है। उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सपांशन हो सकता है, अच्छा खासा एक्विजिशन लेड ग्रोथ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि आईवेयर जो ब्रांड है जो कि अब बहुत ऐसा फैला हुआ है हर एक उसमें, मतलब आप देखो अभी 100 रुपये से भी गॉगल स्टार्ट हो रहे हैं, 50 रुपये से भी स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छे ब्रांडेड इसमें भी हो रहे हैं। अभी थोड़ा लोग ब्रांड अवेयर हो रहे हैं, अच्छे चीज़ें कंज्यूम करने लगे, तो यहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि अवेयरनेस आ रही है लोगों में, तो वो यहाँ पे अच्छा उनको जो है ग्रिप यहाँ पे बना के दे सकता है। अगर हम थ्रेड्स मार्केट की थ्रेड्स की बात करें तो एक है कॉम्पिटिशन। अभी जैसे जैसे इनके स्टोर्स हर एक सिटी में, देखो हर एक सिटी में हर एक मोहल्ले में एक चश्मे की दुकान तो है, तो वो उनको कहीं ना कहीं पे कंपटीशन बना सकती है क्योंकि एक बड़ा ब्रांड और एज कम्पेयर टू एक लोकल सप्लायर, पहचान की चीज़ें ये सब यहाँ पे फैक्टर मैटर करता है। तो एक बड़ा ब्रांड में और यही डिफरेंस है लोकल ब्रांड में। अगर लोकल ब्रांड ट्रस्टेड है लोगों के बीच में तो एक नए ब्रांड को प्लेस बनाना थोड़ा वहाँ पे मुश्किल हो सकता है। उसके बाद है इकोनॉमिक कंज्यूमर डाउन टर्न रिस्क। हाँ, सिंस यहाँ पे उन्होंने बताया कि आईवेयर जो है फैला हुआ एक जो है सेक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासी पकड़ बनाना एक थोड़ा एक हार्ड काम हो सकता है इनके लिए। उसके बाद जो थ्रेट उन्होंने बताया है वो है रेगुलेटरी सप्लाई चेन एंड ग्लोबल रिस्क। सेम वही जो चाइना का जो अभी जो बोला अभी, हाँ उन्होंने एक उसमें डाइवर्सिफिकेशन किया है अच्छे से देशों से अलग अलग, लाइक यहाँ पे इन्होंने आई गेस मैं यहाँ पे ही पढ़ रहा था थोड़ा, इन्होंने दिखाया था कि यार इन्होंने अभी वो सप्लाई के जो थे वो चाइना पे डिपेंडेंसी वो कम करके थोड़े अलग कंट्रीज में उन्होंने शिफ्ट किए। तो एक अच्छा कदम जो है कंपनी ने एवर होके जो यहाँ पे उठाया है, पर वही एट द एंड एक थोड़ा बहुत क्यों है ना सिग्निफिकेंट पार्टनर है उनका चाइना, तो वहाँ पे एक थोड़ी रिस्क रह सकती है। और वैल्यूएशन और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ग्रिप,
If growth slow, profitability does not improve as expected, investor sentiments may react strongly by given expectation based on IPO pricing। मतलब जो IPO की प्राइसिंग इन्होंने दिखाई वो हाई होने के रीजन की वजह से अगर अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी में अगर हुई नहीं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट्स है, मतलब जो उनकी भावना है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो एक दुखाई जा सकते हैं। तो अगर ओवरऑल मैं GMP की बात करूँ, स्वॉट एनालिसिस की बात करूँ और सब की बात करूँ, देखो लेंसकार्ट ऑब्वियसली बात है फैशन वेयर में, मतलब आई वेयर में एक अच्छा लीडिंग ब्रांड है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और शॉर्ट टर्म अगर इसे देखा जाए तो मैं इस पर मिड टर्म फोकस के लिए मैं बोलूँगा मिड टर्म फोकस बहुत सही है, क्योंकि देखो नया ब्रांड है जो कि ये सेगमेंट में काम कर रहा है और ग्लोबल एक प्रेजेंस बना रहा है इंडिया में। सो ऑब्वियसली बात है, ट्राई करनी अच्छी चीज़ है। जैसा अगर हम बात के चले इनका ऑब्जेक्टिव है, अगर इनके ऑब्जेक्टिव अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कंपनी एक गुड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, गुड एक बोलते इमेज या फिर एक गुड ऐसा वर्ड नहीं मेरे को ये हो रहा, पर एक गुड पोस्चर बना सकती है अपने उस चीज़ों में। तो वो एक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मिड टर्म आप जा सकते हो लेंसकार्ट के इसके लिए। अप्लाई करना नहीं करना मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लाइक अगर मेरा सलाह माना जाए तो मेरे को अगर लिस्टिंग गेन चाहिए टेम्प्रेरी तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ज़रूर से। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखूँ, अगर मैं पहले देखो कंपनी का क्या है, थोड़ा बहुत नया है इस सेक्टर में, तो डायरेक्टली ऐसा फुल्ली डिपेंडेंट होना मेरे को नहीं लगता कि वर्थ इट रहेगा। लेट्स चेक IPO आने के बाद हम चेक करेंगे कि कैसा होता है, मतलब लिस्टिंग के बाद क्या परफॉर्म करेगा, उसके बाद वी विल डिसाइड कि वेदर टू बाय दिस और नॉट। हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, पर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म पर्पस के लिए हम जा सकते हैं। स्विंग के लिए अगर चाहिए जा सकते हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए चाहिए तो येस वी कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो यहाँ पे हम अभी रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट डाउन कर देना आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन सी चीज़ों पे आपको अगले टॉपिक जो है आपको चाहिए वीडियो के। तो जरूर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।